काइनेमेटिक्स का पार्ट हम लोग कहाँ से देखे थे? सबसे पहले क्या था? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब क्या होता है जी? यांत्रिकी। लेकिन यांत्रिकी के दो पार्ट दिए थे। क्या क्या? एक क्या था? एक था स्टैटिक्स और एक था डायनामिक्स। स्टैटिक्स मतलब क्या है? स्थिर अवस्था में जो वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स। और गतिशील के बारे में जो करेंगे वहां पर आ जाएगा आपका डायनामिक्स। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे? बॉडीज एट रेस्ट, किस अवस्था में रहेगा? स्थिर अवस्था में रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा? बॉडीज इन मोशन, यहाँ पर रहेगा आपका गतिशील अवस्था में। अब फिर आप लोग देखे थे डायनामिक का दो पार्ट। डायनामिक को दो पार्ट में बांटा गया है। क्या क्या? एक था काइनेमेटिक्स और एक था प्रॉपर डायनामिक्स। प्रॉपर डायनामिक्स इसको क्या बोलते हैं? शुद्ध गतिकी। इसको क्या बोलते हैं? शुद्ध गतिकी। और इसको बोलते हैं बल गतिकी। अब देखिए इतना तो हम लोग देख चुके हैं। अब ये सबका परिभाषा को देखेंगे। सबसे पहले किसका परिभाषा देखेंगे? मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स क्या है? अब देखिए मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी। यांत्रिकी क्या है? कट गया। सबसे पहले किसका देखेंगे? मैकेनिक्स का मतलब यांत्रिकी। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टैटिक्स मतलब स्थिर अवस्था में वस्तु का अध्ययन हम करेंगे। उसके बाद देखेंगे गतिशील अवस्था। गतिशील अवस्था में भी दो पार्ट आएगा। पहला पार्ट काइनेमेटिक्स और दूसरा पार्ट प्रॉपर डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या है? शुद्ध गतिकी और प्रॉपर डायनामिक में बल गतिकी। दोनों का रीजन के साथ हम लोग देखेंगे। इसमें किसी वस्तु का गति के बारे में अध्ययन करेंगे लेकिन विदाउट रीजन, मतलब कोई रीजन के साथ यहाँ पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर रीजन के साथ किसी वस्तु की गति के बारे में अध्ययन करेंगे, उसका हम क्या बोलेंगे? बल गतिकी। आप देखिए शुद्ध गति के बारे में ये सब सिद्धांत पहले कौन दिए थे? न्यूटन का सिद्धांत है। गति का सिद्धांत है, न्यूटन का सिद्धांत है। लेकिन बाद में इसको शुद्धिकरण कौन की? काइनेमेटिक्स को गैलीलियो ने किया। ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना, फादर ऑफ मॉडर्न ऑफ फिजिक्स गैलीलियो। तो बहुत सारे सिद्धांत को ये शुद्धिकरण किए। कौन? गैलीलियो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हेडिंग लीजिए। हेडिंग में लिखिए मैकेनिक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं जी? यांत्रिकी। हिंदी में लिखेंगे यांत्रिकी। देखिए यांत्रिकी क्या है? यांत्रिकी भौतिक विज्ञान का सबसे आदि या पौराणिक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु के स्थिति तथा उसकी गति के बारे में अध्ययन कराती है। समझ में क्या बोले? ये सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले न्यूटन ने। न्यूटन का पहला सिद्धांत क्या था? ग्रेविटेशनल था, लेकिन उसको समझाने में असमर्थ रहा। जब तक पब्लिक को समझ में नहीं आएगा तब तक क्या उसको गोल्ड मेडल तो नहीं मिलेगा। उसको समझाने के लिए बहुत इजी प्रोसेस में लेके आ गए। इस टॉपिक का नाम क्या है? मैकेनिक्स। तो आप समझ में क्या बोले? मतलब फिजिक्स का मेरुदंड माना जाता है मैकेनिक्स। अगर मैकेनिक्स किसी को समझ में नहीं आया तो समझो आगे फिजिक्स पूरा अधूरा रह जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान देना होगा कि मैकेनिक्स क्या है, और इसके बारे में सबसे ये 11th क्लास में हम लोग यही सब चर्चा करेंगे। मैकेनिक्स के बारे में किसी वस्तु की स्थिति तथा उसके गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो इसको डेफिनेशन लेंगे। यांत्रिकी भौतिक विज्ञान का
यांत्रिकी कॉमा भौतिक विज्ञान का सबसे पौराणिक या आदि शाखा है। सबसे पौराणिक या आदि शाखा है। सबसे पौराणिक या आदि शाखा है, जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की स्थिति तथा उसकी गति के बारे में अध्ययन कराती है। किसी वस्तु की स्थिति तथा गति के बारे में अध्ययन कराती है। वाह, यह है यांत्रिकी। इससे क्या सीखने को मिला? कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है, ये भी आएगा मैकेनिक्स में। मान के चलिए मेरा हाथ में मार्कर है, किस अवस्था में है? स्थिर में है, ये भी आएगा मैकेनिक्स में। इसका मतलब क्लासिकल फेज का अंतर्गत है। क्लासिक फेज जो काफी हम चर्चा किया था क्या, कि कोई भी वस्तु जो खुला से देख सकते वो आ जाएगा आप क्लासिकल फेज में। जैसे मैक्रो जिसको फ्लैट से देख सकते हैं, माइक्रो फ्लैट से नहीं देख सकते। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अमीबा, ये सब बहुत सारी चीज आता है। ब्लड की कण, ये सब बहुत सारी चीज आता है, खुले आप से नहीं देख सकते। यह जगह मॉडर्न फेज है। तो फेज की जब उत्पत्ति हुई थी तब किस ग्रुप में हुआ था? सब एक ही फेज था। बाद में उसको बटा दिया क्लासिकल फेज और मॉडर्न फेज में। अब देखिए इसमें वस्तु में अगर बल लगाई जाएगी, ये वस्तु क्या होगा? गति करेगा। क्या करेगा? गति करेगा, मतलब ये आगे की ओर भागेगा। वाह, ये जो गति करेगा तो पहले था स्थिर अवस्था में, आप आ गया गति से लगा दिया। दोनों पार्ट किसका है? मैकेनिक्स का। इतना तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लिखिए स्टैटिक्स। इसको क्या बोलते हैं? स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था, इसका परिभाषा कैसे देंगे? इसका परिभाषा देखो, किसी समय अंतराल में कोई वस्तु में स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वस्तु को स्थिर अवस्था कहा जाता है। समझ में क्या? मान के चले कोई वस्तु यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद देख रहे वस्तु वहीं पर है, तो समय लगा ना। मान के 5 मिनट बाद देख रहे क्या कि वस्तु वहीं पर है। इस अवस्था को किस अवस्था से जानेंगे? स्थिर अवस्था है। इसका परिभाषा कैसे लेंगे? किसी समय अंतराल में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो उसे स्थिर अवस्था कहा जाता है। चलो देखो परिभाषा। तो किसी समय अंतराल में किसी समय अंतराल में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो, स्थिति में परिवर्तन ना हो तो उसे उस वस्तु का स्थिर अवस्था कहा जाता है। तो उसे उस वस्तु का स्थिर अवस्था कहा जाता है। तो उसे उस वस्तु का स्थिर अवस्था कहा जाता है। वाह, इतना तो पकड़ में आएगा। स्थिर अवस्था के बाद क्या आएगा? हमारे फिर डायनेमिक्स। इसको क्या लिखेंगे?
गतिशील अवस्था। गतिशील अवस्था। अब देखिए गतिशील अवस्था क्या है। जैसे मान के चलिए कोई समय अंतराल में कोई वस्तु तो ऑरिजिन पॉइंट में रखे, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पर बल लगाए तो कुछ देर बाद देख रहे वस्तु आगे आ गया, तो वस्तु में स्तर में परिवर्तन हुआ कि नहीं? अगर स्तर में परिवर्तन हो रहा है तो इस अवस्था का हम क्या बोलेंगे? उस वस्तु का गतिशील अवस्था कहा जाता है। समझ में आया? तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? किसी समय अंतराल में कोई वस्तु का स्तर में परिवर्तन हो, स्तर में परिवर्तन हो। पहले स्तर ओरिजिन पॉइंट में था, लेकिन कुछ देर बाद कहीं पर भटक गया। स्तर में परिवर्तन हो तो उस वस्तु का, उस स्थिति को, उस वस्तु का गतिशील अवस्था कहा जाता है। तो परिवर्तन लिखें, क्या लिखेंगे? किसी समय अंतराल में, किसी समय अंतराल में, किसी समय अंतराल में किसी वस्तु का, किसी वस्तु का स्तर में परिवर्तन हो, किसी वस्तु का स्तर में परिवर्तन हो, किसी वस्तु का स्तर में परिवर्तन हो, तो उसे उस वस्तु का, तो उसे उस वस्तु का गतिशील अवस्था कहा जाता है। तो उसे उस वस्तु का गतिशील अवस्था कहा जाता है। तो उसे उस वस्तु का गतिशील अवस्था कहा जाता है। वाह, ये काम समझ में आ गया? गतिशील कब कहेंगे, स्थिर कब कहेंगे। आप देखिए फिर आगे आएगा टॉपिक कि शुद्ध गति की और बल गति की। दोनों एक ही जैसा है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? यहाँ पर पढ़ेंगे कि कोई वस्तु तो गति कर रहा है भाई, लेकिन इसमें कोई कारण सहित हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। और यहाँ पर वस्तु गति कर रहा है लेकिन कारण सहित, मतलब तो कारण देखेंगे किस कारण ये गति कर रहा है। यहाँ पर बिना कारण के साथ किसी वस्तु के गति के बारे में अध्ययन देखेंगे, उसको बोलते हैं शुद्ध गति की। और कारण सहित देखेंगे तो हो गया बल गति की। तो चलिए हेडिंग लिखेंगे, शुद्ध गति की काइनेमेटिक्स, इसको क्या बोलते हैं? शुद्ध गति की। इसका परिभाषा को कैसे दे सकते हैं कि बिना कारण सहित, समझ में केवल है यहां पर क्या आएगा? बिना कारण सहित किसी वस्तु की गति के बारे में अध्ययन कराती है। वाह, उसको हम क्या कहेंगे? शुद्ध गति की। चलो परिभाषा लिखिए, क्या लिखेंगे शुद्ध गति का? तो बिना कारण सहित, बिना कारण सहित किसी वस्तु के गति के बारे में अध्ययन, किसी वस्तु के गति के बारे में अध्ययन कराती है। किसी वस्तु के गति के बारे में अध्ययन कराती है तो उसे शुद्ध गति भी कहा जाता है। तो उसे शुद्ध गति भी कहा जाता है। तो उसे शुद्ध गति की कहा जाता है। नीचे लिखिए प्रॉपर डायनामिक्स। क्या बोलते हैं? बल गति। इसका परिभाषा में कैसे देखेंगे? चलिए हेडिंग देंगे,
प्रोपोडायनेमिक बल गति। इसमें हम लोग देखेंगे कि कारण सहित किसी वस्तु के गति के बारे में अध्ययन कराती है, वह उसे बल गति कहा जाता है। या बल गति के अंतर्गत किसी वस्तु की गति के बारे में अध्ययन कराती है, लेकिन कारण सहित। जैसे लिखोगे थोड़े से चलेगा परिभाषा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ समझना है। तो चलो लिखो, देखो कारण सहित किसी वस्तु की गति के बारे में, कारण सहित किसी वस्तु के गति के बारे में अध्ययन कराती है। कारण सहित किसी वस्तु की गति के बारे में अध्ययन कराती है तो उसे बल गतिकी कहा जाता है। तो उसे बल गतिकी कहा जाता है। वाह, आप देखिए ये जो डाटा था ये सब कुछ क्लियर हो गया, समझ में क्या बोले। सबसे पहले किसका परिभाषा देखें, मैकेनिक्स, उसके बाद स्टैटिक्स, उसके बाद डायनामिक, उसके बाद काइनेमेटिक्स, उसके बाद प्रोपोडायनेमिक। यही इस टॉपिक का बेसिक चीज है। मतलब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैं चीज क्या पढ़ेंगे इसमें, गति के बारे में। समझ में क्या बोले। स्थिर अवस्था में ज्यादा डिस्कस नहीं होगा, स्थिर है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, लेकिन रिजल्ट कब आएगा, जब वो गति करेगा। समझ में क्या बोले। अब इसके बाद जो टॉपिक आते हैं वह तो निर्देश तंत्र, निर्देश फ्रेम। अब फिर इसके बाद जो टॉपिक आएगा क्या आएगा, देखिए निर्देश तंत्र तथा निर्देश फ्रेम। निर्देश तंत्र बोलिए या निर्देश फ्रेम बोलिए। इसको बोलते फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए इसको लेके हेडिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्देश तंत्र। अब देखिए यहाँ पर चर्चा करेंगे, मान के चलिए कोई भी वस्तु गति कर रहा है, उसका स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो उसका कोई दिखाएगा ना जी एक्सिस, बिना एक्सिस का कैसे डिस्कस कर पाएंगे। उसका भी कुछ ओरिजिन पॉइंट होगा। ओरिजिन पॉइंट कैसे होगा, इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, एक्सिस लेते हैं। एक्सिस कौन सा एक्सिस लेते जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हम लोग पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस। ये ओरिजिन पॉइंट को किसी वस्तु की स्थिति तथा उसकी गति के बारे में अध्ययन करने के लिए जिस निर्देश तंत्र या जिस अक्ष की आवश्यकता पड़ती है उसी का हम क्या बोलते हैं, निर्देश फ्रेम या निर्देश तंत्र कहा जाता है। मतलब बिना एक्सिस के किसी वस्तु की स्थिति या पोजीशन दिखाना संभव नहीं है। अब देखिए कोई वस्तु है, हम लोग बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु कहाँ लेंगे, ओरिजिन पॉइंट है। वह ओरिजिन पॉइंट से गति कर रहे हैं, मान के चले सीधी सड़क पर कोई बस गति कर रहा है, सीधी सड़क पर कोई कार गति कर रही है, इसको दर्शाने के लिए हम कौन सा एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस। वाह, लेकिन कोई आदमी मैदान में दौड़ रहा है, कोई आदमी मैदान में दौड़ रहा है, इसको दर्शाने के लिए दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या, यह आदमी इधर भी तो जा रहा है, ऊपर भी तो फ्लो कर रहा है, इधर जाते एक्स, ऊपर जाते वाई, इसका मतलब दोनों एक्सिस यहाँ पर पालन कर रहा है। मतलब ये होता है एक्स वाई तल, एक्स वाई तल पर गति कर रहा है। कोई आदमी दौड़ रहा है मैदान में,
तो इसको दर्शाने के लिए दो एक्सेस की जरूरत पड़ेगी, एक्स और वाई। लेकिन तीनों एक्सेस का जरूरत पड़ेगी जब कोई वस्तु पृथ्वी छोड़ रहा है, पृथ्वी के ऊपर में गति कर रहा है। जैसे हम मार्कर को ऊपर तो फेंक रहे हैं तो पृथ्वी के ऊपर बढ़ जा रहे हैं। जैसे क्रिकेट गेंद में छक्का लगाते हैं, उसको दर्शाने के लिए तीन एक्सेस की जरूरत पड़ेगी। जैसे आकाश में पक्षी उड़ रही है, उसको दर्शाने के लिए तीन एक्सेस की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए इसका परिभाषा तब हम क्या देंगे, किसी वस्तु की स्थिति तथा तो उसकी गति को दर्शाने के लिए जिस अक्ष या जिस तंत्र की आवश्यकता पड़ती है उसे निर्देश फ्रेम या निर्देश तंत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले एक्स वाई जेड तीन को एक्सिस लिखिए, डायग्राम लिखिए और इसके बाद लिखते हैं परिभाषा।